स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। किसका? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स। ध्यान देना, रेशियो ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के किसी एक एंगल, कोई भी एक एंगल ले सकते हैं ना, और ट्रिग्नोमेट्रिकली बेसिकली टोटली बेस्ड है राइट ट्रायंगल पे। अगर आपको राइट ट्रायंगल नहीं मिलता है तो वहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करके राइट ट्रायंगल बना लेंगे, फिर ये काम करेगा। तो इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ साइड ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के, जैसे कोई ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है, अभी राइट ट्रायंगल तो है नहीं, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, यहां कुछ एंगल बनेगा, लेट इट बी थीटा, और यहां पे मान लो कोई एंगल बन रहा है, लेट इट बी फाइव। ओके, सो वी हैव ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है ए एम, तो यहां राइट ट्रायंगल बनेगा। ए एम बी इज द राइट ट्रायंगल एंड ए एम सी इज आल्सो अ राइट ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल में, अब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये स्टडी करता है इन साइड के रेशियो का। लेट इट बी, मान लेते हैं यहाँ पे पूरा ए है, ये हो जाएगा कुछ भी मान लो x, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स। इसे मान लेते हैं c, इसे मान लेते हैं b। ठीक, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इनके साइड के रेशियो का, जैसे c और x का रेशियो इस थीटा से क्या रिलेशन दिखाता है, ये स्टडी कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, पढ़ा है आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर, आई होप पढ़ के आए होंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल को अगर हम ले ए एम बी, सपोज वी हैव ट्रायंगल ए एम बी, यहाँ एंगल है थीटा, ये साइड है सी, ये साइड है एक्स। इसे आप निकाल सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर मैं लिख दे रहा हूं, ये है आपका बेस, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो पड़ता है साइड, उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। और जहां से एंगल, जिस एंगल से रिलेशन निकाल रहे हैं, उस एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड आता है उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर। तो ये रेशियो पढ़ा है, एम आप आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर पर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स। अब इनके रिलेशन को जो पढ़ेंगे, देखिए आपने सभी टर्म यूज किए हुए हैं, जो भी रेशियो आते हैं हमारे आते हैं साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में और कोसेक में, इन सब में आता है। तो साइन थीटा के लिए फार्मूला आप लोग याद किए होंगे, ये ऐसा बनेगा पी बी अपॉन एच बी। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। तो यहां से साइन कॉस टेन ये आएगा। जब कॉट से कोसेक का वैल्यू निकालेंगे तो इसे उल्टा लिख लीजिएगा, यहां लिखिएगा एच बी अपॉन पी। तो कॉट आएगा B अपॉन पी, सेक आएगा एच अपॉन बी, और कोसेक आएगा एच अपॉन पी। ठीक है, अच्छा, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस पी अपॉन एच। यहां से देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए एम अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है ए बी, ये हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई। इसी स्टडी को हम लोग बेटा बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सेम ऐसे ही किसी का भी निकाल लो, मान लो कॉस का, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाता है यहाँ पे बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इस बार, बी एम है,
bm अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फिर से AC, ये क्या बन जाएगा अंडर रूट bm बेस x अपान AC, AC कितना है C है, x अपान C, ये हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू। सेम ऐसे ही टेन थीटा P अपान B परपेंडिकुलर अपान बेस, तो टेन थीटा क्या बनेगा परपेंडिकुलर यानी AM अपान बेस यानी कि BM, तो ये हो जाएगा अंडर रूट C स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई BM कितना है x। ठीक है, ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा। ऐसे सारा रेशियो निकाल लेंगे, ऐसे ही कॉट थीटा b अपान p सेक थीटा h अपान b कोसेक थीटा h अपान p, ये आप लोगों ने पढ़ा। फिर बात आती है ट्रिग्नोमेट्री के यूज की। जो ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, अच्छा इसके पहले आप लोगों ने 3 आइडेंटिटी भी पढ़ा है, उसे भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी यूज हो जाता है एप्लीकेशन में। तो आप लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूफ भी किया होगा आपने। सेकेंड होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और लास्ट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में। कुछ रिलेशन भी पढ़ा है, जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा जब निकालेंगे तो 1 अपान साइन थीटा। सेम ऐसे ही कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा यानी 1 अपान कॉस थीटा। सेम ऐसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स, साइड का रेशियो है, ये देखो रेशियो है, एंड एंगल, और एंगल किसी ट्रायंगल का। ऐसे ही फाई का भी जब निकालेंगे तो फाई की भी सारी वैल्यू मिल जाएगी। ये फाई के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, हाइपोटेनस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट। क्लियर है? अच्छा, फिर इस ट्रिग्नोमेट्री से फायदा क्या हुआ? जो एस्ट्रोनॉमी है, एक साइंस का पार्ट है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी ही बोलते हैं उसे। एस्ट्रोनॉमी में बहुत यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज, सपोज चांद और सूर्य के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को फाइंड करना है, इन सब चीजों में बेसिकली यूज होता है। अच्छा, स्टार्ट ये कहां से हुआ? 19th सेंचुरी में, बात कर रहा हूं 19th सेंचुरी का, मतलब 1800 ईयर्स के बाद 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा ही ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे हुआ था, जिसे बोलते हैं ग्रेट, 1 मिनट, सूखा नहीं है, 1 मिनट बेटा। चलो अब तो हो जाएगा। नाइनटीन्थ सेंचुरी में हुआ एक ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे। ठीक, दिख नहीं रहा है शायद, हाँ थोड़ा सा गीला हो गया है, अभी सूख जाएगा। तो आप लोग सुन रहे हैं द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे कब? 19th सेंचुरी में, इन 19th सेंचुरी। ठीक है, एकदम नहीं दिख रहा है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेटा ऐसे सूख जाने दो, तब तक हम लोग बोलते रहेंगे, बाकी मैं लिख दूंगा। 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा ही ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे हुआ क्या? इस ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे की हेल्प से संसार के, वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक की लेंथ को मेजर किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, 19th सेंचुरी में वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक की हाइट को मेजर किया गया विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे? 1852 में ये सर्वे स्टार्ट हुआ था। 1852 में पता किया गया कि हाईएस्ट माउंटेन पीक वर्ल्ड का क्या है। तो
पता चला कि ये माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है। उसका नाम माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा ये भी बताएंगे। 19th सेंचुरी की बात है। 1852 में एक बहुत बड़ा ही ट्रैग्नोमेट्रिक सर्वे हुआ जिसे बोलते हैं ग्रेट ट्रैग्नोमेट्रिक सर्वे। इसमें सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम था एक सर्वेयर का, सर जॉर्ज एवरेस्ट के कमीशन में एक टीम गठित की गई और वहां से लेकर आए वो लोग एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है थियोडोलाइट। ये एक प्रकार का मूवेबल टेलीस्कोप था। इसकी हेल्प से माउंट एवरेस्ट के, ये माउंट एवरेस्ट है मान लो, ये हाईएस्ट पीक इसकी, यहां से 160 मीटर की दूरी से 4 स्टेशन बनाएंगे। 1 2 3 4 कहीं भी ले लो, यहां यहां और यहां 4 डिफरेंट स्टेशन से इसके हाइट को मेजर किया गया विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट एंड ट्रैग्नोमेट्री। तो ये जब मेजर किया गया तो हर जगह से इसकी हाइट करीब करीब इक्वल आई। जो 8848 मीटर आज आप लोग पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट की हाइट, ये मेजर किया गया। और चूंकि ये सर जॉर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में ये कमीशन बैठी थी तो उन्हीं के नाम पे इस हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम भी पड़ गया माउंट एवरेस्ट। अब देखो यहाँ ट्रैग्नोमेट्री का यूज कैसे हुआ। ये किसी एंगल पे थियोडोलाइट को प्रोजेक्ट किया गया, इस एंगल को मेजर किया गया, ये डिस्टेंस तो पता ही था। इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये हाइट कितनी आ रही है, यहां से हाईएस्ट, यहां से बिल्कुल ऊपर, ये हाइट कहाँ कितनी आ रही है, इसे मेजर किया गया और फिर पता चला हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है थियोडोलाइट जो आया था वेस्टर्न कंट्री से आया था, यूरोपियन कंट्री से, इसे आज भी आपके कंट्री में देहरादून में एक म्यूजियम है, वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है इस ट्रैग्नोमेट्रिकल रेशियो का हम लोग ट्रेन में कहाँ यूज करेंगे। तो ट्रेन में बेसिकली एस्ट्रोनॉमी तो नहीं है, मैथमेटिक्स में, हाँ, यहाँ हम लोग यूज करेंगे मैक्सिमम मेजर करने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस। तो हेडिंग लगा लो एप्लीकेशन ऑफ ट्रैग्नोमेट्री। और यहां हम लोग यूज करेंगे इसे क्या मेजर करने के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस। बेटा इस चैप्टर का नाम भी हाइट एंड डिस्टेंस कभी हुआ करता था, यही है हाइट एंड डिस्टेंस। ये पढ़ेंगे क्लास 10 में। ट्रैग्नोमेट्रिक का एप्लीकेशन यूज करेंगे क्या मेजर करने के लिए, हाइट और डिस्टेंस। उसके पहले कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए। सपोज आपके पास ये कोई टावर है और इस टावर की हाइट आप फाइंड करना चाहते हैं। ये टावर है, टावर, और यहां से आप मान लेते हैं x डिस्टेंस पे खड़े हैं, इस टावर से x डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं और यहां से इस टावर को देख रहे हैं। आपकी आई से देखो, कभी कभी देता है हाइट आपकी भी मेजर करेगी, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा तो ये आपकी हाइट इसमें से माइनस हो जाएगी, तब हाइट आएगा, वो आएगा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा। यहां से जब आप देख रहे हैं तो यहां से ये एंगल बनेगा। और देखिए टावर को कैसे देख रहे हैं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे देखेंगे। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये एंगल कहलाता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में इसे उन्नयन कोण कहते हैं। नीचे से जब टावर की हाइट को ऊपर की तरफ देखेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो ये हाइट दिखेगी आपको, ये एंगल बनेगा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लेते हैं इसकी हाइट h है, तो ये रिलेशन पता कैसे चलेगा, मान लो थीटा और x की वैल्यू दी रहेगी तो आप हाइट टावर की मेजर कर लेंगे। कैसे, देखिए थीटा के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें है, 10 में, पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई ये है पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो परपेंडिकुलर और बेस, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, 10 में आएगा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। क्लियर, तो आप यहां से निकालेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
मान लेते हैं x की वैल्यू दी गई है 50 मीटर दूर खड़े हैं टावर से, और थीटा का वैल्यू सपोज मान लीजिए दे दिया है 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, टेन थीटा यानी 1060 डिग्री इज इक्वल टू एच अपान एक्स कितना दिया है 50। 1060 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, सारी वैल्यू आप लोग याद करके आए हैं। 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू एच अपान 50। यहाँ से 50 इधर आया तो एच इज इक्वल टू 50 इंटू √3। √3 की वैल्यू पता है 50 इंटू 1.732 होता है, ठीक है। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 0 जा 0 तो एक डेसिमल कम होगा, 5 2 जा 10 लगा देते हैं, 5 3 जा 15 16, 5 7 जा 35 36, 5 1 जा 5 और 3 8 और 3 प्लेस पे डेसिमल है, मतलब 86.6 मीटर हाइट मिल गई किसकी, टावर की। ये यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा एक और जान लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये भी आया है। एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से देख रहे हैं ऊपर, अब मान लो आप किसी टावर पे खड़े हैं, यहां पे आप खड़े हैं टावर के ऊपर यहां पे, और यहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो लिख देते हैं ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो इस बार बेटा आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, इस बार ऐसे नहीं देख रहे हैं, इस बार आप ऐसे नीचे नीचे की तरफ। एंगल यहां हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये बनेगा थीटा, क्लियर। ये एंगल बनेगा ऑब्जेक्ट के और आपकी आंखों के बीच, ये ठीक है। इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस खत्म। हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं, ये अगर हाइट नहीं दी गई है, ये डिस्टेंस दिया गया है तो ये हाइट निकाल सकते हैं, और ये डिस्टेंस अगर दिया गया तो ये हाइट निकाल सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। मान लो इनका रिलेशन देखते हैं, यहां मान लेते हैं x है, ये h है, ये डिस्टेंस x, ये हाइट h। ध्यान से देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, दिख रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, यहां एंगल बन रहा है थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो अगर कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करता है और जेड जैसा शेप बनता है तो ये एंगल इक्वल होता है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब आप यहां से थीटा से मेजर नहीं करेंगे, यहां से मेजर कर लेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल। अब इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, फिर से लगा देंगे tan थीटा इज इक्वल टू h अपान x। और आपको जो भी इसमें से दो चीजें दी रहेंगी, एक एंगल और एक डिस्टेंस, किसी ट्रायंगल के साइड का एक साइड दिया रहेगा, दूसरा मेजर करना होगा। ये आप लोग फाइंड करेंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आ गया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। आज अभी हम लोग केवल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशन है, आपके बुक में एनसीईआरटी में नाम लिखा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसका केवल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मैं बुक उठा लूं, ठीक। और दो चीजें हमेशा याद रखना बेटा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। वर्टिकल मतलब बिल्कुल ऐसे प्लेन पे, ये प्लेन है, ऐसे सीधे जो खड़ा होता है ये होता है वर्टिकल। देखो ये प्लेन ऐसा दिख रहा है, प्लेन ऐसे है, आप जहां खड़े हैं ऐसे, तो इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो हो जाएगी वर्टिकल, और इसी के लाइन के थ्रू जब चलेंगे तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। मैं यहाँ ड्रा कर दे रहा हूँ, ये मान लो जमीन है ऐसे, तो ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये लाइन, ये याद रखना, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक टावर वर्टिकली खड़ा है, तो ये मान लेते हैं हमारा टावर है, लेट इट बी ए बी। एक वर्टिकल टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये टावर का देखो फुट होगा, इसे फुट बोलते हैं, फुट ऑफ टावर, और इसे टॉप बोलते हैं, टॉप ऑफ टावर, ठीक है।
फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस पे, यहां से ये डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस मान लो सी है, कितना दूर है 15 मीटर। 15 मीटर के डिस्टेंस से जब देखा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस पॉइंट से जो टॉप का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन भाई नीचे से ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, ये एग्जांपल फर्स्ट है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर दिया हुआ है 60 डिग्री, इट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और बोला है हमसे फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने बता दिया है, पहले खुद से करो फिर मैं कर रहा हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके फिर से खुद से करो, पहले जल्दी से, हो गया। चल देखते हैं, देखो ये ट्रायंगल ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, यहां एंगल बन रहा है, तो ये हो गया आपका थीटा, ये एंगल थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी और बेस होगा बी सी। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किसमें है बेटा, tan थीटा। तो ये परपेंडिकुलर बेस, यानी हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस यानी बी सी। अब चाहो तो ए बी की वैल्यू कुछ मेजर कर लो, कुछ एज्यूम कर लो, और चाहो तो ए बी ही लिखो, दोनों सही है। मैं यहां लिख रहा हूं, मैं मान लेता हूं हाइट है टावर की h। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है h अपॉन बी सी कितना है 15। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 इधर आएगा मल्टीप्लाई 15 √3, और किस में दिया था मीटर में, तो ये मीटर, ये हो गई हाइट ऑफ टावर। क्लियर है, क्लियर है। इसे आगे भी कर सकते हैं, √3 की वैल्यू रख देना 1.732, 15 से मल्टीप्लाई करके वो भी कर सकते हैं। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, इरेज करें इसे, चलिए नेक्स्ट यही हो जाएगा, क्यों इरेज करें। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में कह रहा है एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो एक इलेक्ट्रिक पोल है हमारे पास, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक पोल है, बिजली का खंभा, और इसे हम लोग मान लेते हैं ए बी, ये इलेक्ट्रिक पोल है, क्या लेंथ है इसकी 5 मीटर। इलेक्ट्रिक पोल की हाइट ये हमें दे रखा है 5 मीटर, ठीक। अच्छा, सी नीड्स टू, देखो इलेक्ट्रीशियन भी गर्ल्स होती हैं, हाँ सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप, टॉप से, टॉप ये हो जाएगा, ये फुट, पता है ये फुट ये टॉप, टॉप से 1.3 मीटर नीचे, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है सी, तो ये कितना डिस्टेंस है 1.3 मीटर, टॉप से किसी पॉइंट सी तक वो पहुंचना चाहती है, क्योंकि वायर देखो खंभे में, बिजली के खंभे में बिल्कुल यहां से वायर तो जाता नहीं, यहां से जाता है वायर, देखा है आप लोगों ने, ठीक है। ये इस जगह तक पहुंचना चाहती है, पहुंचना चाहती है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहां से एक लेडर लगा रही है, यहां से एक लेडर लगा रही है, और ये ग्राउंड के साथ बना रहा है बेटा 60 डिग्री का एंगल। इस लेडर का लेंथ हमसे पूछ रखा है, मान लेते हैं लेडर जहां ग्राउंड पे लगा हुआ है ये डी है, तो हमसे पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर, लेडर की लेंथ निकालनी है, तो यल निकालना है, इसे मान लो यल है, लेंथ ऑफ लेडर यल मान लो, and also how far from the foot of pole should she place the foot of ladder। लेडर का फुट ये हो जाएगा भाई, लेडर का टॉप ये, लेडर का फुट ये टावर के फुट से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो इसे मान लो x, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दोनों निकालना है, लेंथ ऑफ लेडर और टावर के फुट से लेडर का फुट कितनी दूर पर प्लेस किया जाना है, दोनों निकालना है। हमें दे रखा है यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.73, ये वैल्यू हमें यूज करना है, ठीक है। इस बार जैसे 15 √3 तक हम नहीं रुकेंगे, √3 की वैल्यू रखेंगे। चलिए देखते हैं,
देखो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल सी बी डी, तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल सी बी डी। बेस हो गया एक्स, हाइपोटेनस, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, हाइपोटेनसियल, बेस हो गया एक्स। ये बीसी हमें नहीं पता तो बीसी हम निकाल सकते हैं। देखो बीसी क्या हो जाएगा, इस पूरे हाइट में से, पूरी हाइट क्या है ए बी, तो पूरी हाइट ए बी में से हम ए सी को माइनस कर देंगे, ए बी माइनस ए सी, ये आ जाएगा 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर, इसे माइनस कर लेंगे, आ जाएगा आपका 3.7 मीटर। तो ये लेंथ हमें पता है, मैंने बताया कम से कम 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक एंगल और एक लेंथ, तभी इसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये एंगल हमें पता है, ये साइड पता है 3.7 मीटर। क्लियर, क्लियर है। अच्छा, पहले हम निकाल लेते हैं ये बेस से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, मतलब बीडी, और दूसरा हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेडर। तो क्वेश्चन में जिस ऑर्डर में भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप चाहे किसी भी ऑर्डर से लेंथ और ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम निकाल रहे हैं लेंथ। लेंथ के लिए देखो ये क्या होगा, हाइपोटेनस, और जो दिया हुआ है ये क्या है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये इस एंगल के लिए बोलो परपेंडिकुलर। वेरी गुड, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस फिर से लिख दें, पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आ रहा है रिलेशन, और ये है साइन थीटा की वैल्यू, किसकी, साइन थीटा की। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी C। साइन 60 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, √3/2 इज इक्वल टू BC हमारा कितना है 3.7 अपॉन CD, CD की वैल्यू हमें निकालना है, हमने लिया है ये। क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो यल यहां से इधर आएगा, तो √3 इंटू यल इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2, वो सही, 3.7 इंटू 2। अब यहां से √3 इधर भेजो, तो यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। यहां √3 की वैल्यू मत रखना, कभी भी डेनोमिनेटर में अगर आपका इरेशनल नंबर है, कोई भी इरेशनल नंबर अगर डेनोमिनेटर में है तो उसकी वैल्यू वहां मत रखना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं तो फंसोगे। हाँ, ये √3 को आप रेशनलाइज कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन √3, ये हमें मिला 3.7 इंटू 2, और √3 की वैल्यू रख दो तो 1.73 ये दिया हुआ है अपॉन 3, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.7 इंटू 2 हो जाएगा 2 7 जा 14, मैं यहाँ कर लूँ 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7 7.4, इसमें मल्टीप्लाई करना है 1.32 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 5, ये कटा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 22, 7 1 जा 7 और 2 9, 8 6 7 9, यहाँ पॉइंट लगा, सही है। अच्छा, अभी बाकी है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1.72 था, 73 था बेटा, इसे बना लो 1.73 है। चलो फिर से करना पड़ेगा मुझे, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 29 हो गया, 4 1 जा 4 और 2 हो गया 6, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 50 51 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, 2 0 8 12, और 3 प्लेस पे डेसिमल 1 2 3, ये आ गया करीब करीब 12.802, और डिवाइड किससे किया है 3 से। अब इसे डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, सही है, 3 4 जा 12 डेसिमल, 3 2 जा 6, 20 बचेगा, 20 बचेगा, 3 2 जा 6 20, हाँ 3 6 जा 18, और फिर से 2 बचेगा, 3 7 जा 21, ठीक है। तो आया हमारा 4.267, जिसे हम करीब करीब लिख सकते हैं
4.27 मीटर और लिखेंगे अप्रॉक्स, करीब करीब ये है। ठीक है, बुक में आपके 4.8 दिया, लेकिन मैंने करके दिखा 4.27 आ रहा है। हाँ, चेक कर लो एक बार। 2 9 2 9 1 10 6 1 7 8 सही। ये तो निकल गया हमारा लेंथ ऑफ लेडर। आप लोग लिख लेंगे, सो लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू 4.27 मीटर। अच्छा, इसके बाद हमें निकालना है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस के लिए देखो क्या लगेगा, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, ये बेस टेन थीटा, 1060 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपान BD। 1060 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास 3.7 अपान ये कितना है BD x, तो x इधर जाएगा, √3 इधर आएगा, x इज इक्वल टू 3.7 अपान √3। यहाँ फिर से रेशनलाइज कर दो, √3 ये हो गया 3.7 इंटू 1.73 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3। ठीक है, इसे लगा लेना आप लोग, ये करीब करीब आएगा 2.14 मीटर। हाँ, अप्रॉक्स लिख लेना, 2.14 मीटर अप्रॉक्स करने आया आपको। और एक चीज और सुनो, अगर आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको 10 की वैल्यू सभी जो भी एंगल है 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, इसकी वैल्यू याद कर लो बेटा। मैक्सिमम क्वेश्चन में देखोगे यही यूज होगा, 1030 1060 1045, इतना याद रखो बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, मिटाए हो गया, मिटाए। अब है एग्जाम्पल 3, देखते हैं 3 में क्या बोल रहे हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, यहाँ पे ऑब्जर्वर है कोई, इसकी लेंथ दिया हुआ है बेटा। इसके लिए एक लाइन यूज कर ले हमेशा, इसकी लेंथ के लिए लाइन यूज कर ले, ये है इसकी हाइट, ये 1.5 मीटर टॉल है, कोई ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यहां से 28.5 मीटर की दूर पर है। ये मान लो चिमनी, इस चिमनी से ठीक है, इस चिमनी से ये 25 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं ऑब्जर्वर हमारा है AB और चिमनी को हम लोग मान ले रहे हैं CD, यहां से इतनी दूर पर है। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज। अब देखो आंख से बन रहा है, क्योंकि चीजें हमें किससे दिखाई देंगी, आंखों से दिखाई देंगी, तो एंगल कहां पे बनना चाहिए, आंख पे। अब आंख पे बनेगा तो ये देखो हेड होता है, ये हेड, ये आंख है, ये हाइट बहुत ही छोटी है तो उसे हम लोग छोड़ देंगे, ये हाइट हम लोग मेजर नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे, मान लेंगे। ठीक है, कुछ एजम्पशन है मैथमेटिक्स में, तो ये हाइट बहुत ही छोटी है, यहाँ नहीं, हम यहीं से मान लेंगे, यहीं पे आंख है। यहाँ से जो चिमनी के टॉप का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री, तो इसे अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 45। मान लेते हैं ये जो यहाँ से लाइन आई है ये E है। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की क्या हाइट होगी, फाइंड करना है हाइट ऑफ चिमनी। तो ध्यान से देखना, 45 का अगर हम लोग यूज करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा CE और बेस होगा AE, हाइट होगी CE, बेस होगा AE, लेकिन CE हाइट नहीं है चिमनी की हाइट CE नहीं है, चिमनी की हाइट है CD, तो जो CE निकालेंगे उसमें हमें ये ऐड करना होगा। अब ध्यान से देखो 1.5 ये है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये 1.5 तो ये भी क्या हो जाएगा 1.5। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं h है, तो चिमनी की हाइट क्या हो जाएगी बेटा h प्लस 1.5 मीटर, मतलब हमें h निकालना होगा और उसी में 1.5 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हाइट ऑफ चिमनी।
दूसरी प्रॉब्लम, ये बेस कितना है, तो इसे भी देखो, ये अपोजिट साइड है इसका, तो अगर बी डी 28.5 है तो ए भी कितना हो जाएगा 28.5। अब इसमें देखो लिखने की जरूरत नहीं है, बी डी इज इक्वल टू ए, अगर आपने फिगर बना के लिख दिया है तो सही है। चलिए देखते हैं, ये एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल सी ई ए, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ई ए, यहाँ ये एंगल बन रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस अब तो याद हो गया होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस टेन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 1045 डिग्री इज इक्वल टू सी ई अपान ए, बोलो सही है, सी ई अपान ए, क्लियर। अच्छा 1045 की वैल्यू होती है 1, 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1, याद कर लो, ठीक है, 1045, 1030, 1060 याद कर लो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1045 1, 1030 1/√3, 1060 √3, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जब भी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 10 में, ताकि तो याद तो ढेर सारा होना चाहिए। हाँ चलो सी कितना है, सी है एच, ए कितना है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर इधर आ जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही हाइट लिख देते हैं चिमनी की, जो कि नहीं है बेटा, ये हाइट नहीं है चिमनी की, चिमनी की हाइट है सी डी, निकालना पड़ेगा अभी, तो हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी स्पेलिंग चेक कर लो चिमनी की, CHIMNEY होगा शायद, CHIMNEY, चिमनी इज इक्वल टू कितना है ए सी डी, सी डी कैसे मिलेगा, CE प्लस ED, सी कितना है 28.5 अभी हमने निकाला, प्लस ED कितना है 1.5 मीटर, अब इसे ऐड कर दो 550, 8 और 1 9 9 10 हो गया, ये 3 मीटर, कितना आया 30, ये है हाइट ऑफ चिमनी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, नहीं हुआ होगा तो फिर से देख लेना एक बार, ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए इरेज करें, मिटाई से, बहुत बढ़िया। Four. From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building, मान लो ये कोई बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल, ये मान लो कोई बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल, A B 10 मीटर, ठीक है, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल, और यहाँ से ग्राउंड से एक पॉइंट बन रहा है P, यहाँ से कोई पॉइंट है P, ठीक है, इस P से बिल्डिंग को देखा जा रहा है, तो एंगल क्या आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ये एंगल आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P अवे फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग इज फाइंड टू बी 30 डिग्री, 30 डिग्री मिला। अच्छा, इसके बाद बोल रहे हैं ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इसके ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, मान लो झंडा है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, फ्लैग होस्टेड लहरा रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ, इस फ्लैग स्टाफ का टॉप का एंगल इसी जगह से P से इज फाउंड टू बी 45 डिग्री, तो ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, क्लियर है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30 डिग्री, फ्लैग स्टेप के टॉप का एंगल 45 डिग्री। अच्छा, हमसे बोला फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप, मतलब ये लेंथ पूछा है, तो इसे हम मान लेंगे एच है, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप को एच मान लेंगे, ये खड़ा हुआ है, वर्टिकल है, हाँ, तो हाइट में ले लेंगे, एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, इस P से ये डिस्टेंस भी मेजर करना है, तो ये मान लेते हैं x है, ठीक है,
बोलो कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम बेटा? नहीं एनी प्रॉब्लम नहीं है। चल ठीक है, बहुत बढ़िया। पी से ये पहले ट्रायंगल हम लेंगे ए बी पी, ये राइट ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी पी, जहां पे राइट ट्रायंगल बनता है उसे बीच में लिखना ट्राई करना। अगर आप ए पी भी लिख देते हैं तब भी सही। ए बी पी में, अब ए बी पी देखो ये ट्रायंगल आएगा, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस। तो 10 30 परपेंडिकुलर अपन बेस किस में आएगा, टेन थीटा में। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपान क्या है ये पी बी। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 10, पी बी की वैल्यू x है, तो यहां से x इधर आएगा, √3 इधर आएगा, 10 इंटू √3। √3 की चाहे तो वैल्यू रखो या फिर 10√3 ही लिख दो आंसर, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 इज इक्वल टू 1.732 रखना है हमें, तो ये वैल्यू रख देते हैं 10 इंटू 1.732। अब ये एक जीरो से एक डेसिमल इधर हो जाएगा, 17.32 मीटर। मतलब डिस्टेंस P का डिस्टेंस बिल्डिंग से कहाँ है, कितनी दूर है 17.32 मीटर। ये क्लियर हुआ। अच्छा नेक्स्ट हमें निकालना है ये हाइट। तो जरा ध्यान दो, अगर हम ट्रायंगल ले लें, ये फ्लैग स्टेप मान लो हमारा रखा हुआ है C पर, सी बी पी अगर पूरा ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल सी बी पी, यहाँ पे BC की लेंथ क्या होगी जरा बताओ, BC की लेंथ जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, BC हो जाएगा AB प्लस AC, AB प्लस AC। AB कितना है 10, AC कितना है H, तो ये हो जाएगा 10 प्लस H। क्लियर, 10 प्लस H। अच्छा अब ये इसके लिए एंगल कितना बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। इस 45 डिग्री से देखेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर, BC परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें 10, यानी ये हो गया 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 10, पहले लिख लेते हैं BC अपॉन BP, BC अपॉन BP या PB लिख दो, दोनों सही। 10 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू BC कितना है 10 प्लस H, 10 प्लस H अपॉन BP कितना है X। तो X की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, ये वैल्यू रख दीजिए, X इधर आएगा, X इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस H, यहाँ से X की वैल्यू 17.32 इज इक्वल टू 10 प्लस H, फिर H जब निकालेंगे तो 10 इधर आएगा माइनस होगा, 17.32 माइनस 10, ये आ जाएगा 7.32 मीटर। ये है लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम बिल्डिंग इज इक्वल टू 17.32, कोई दिक्कत नहीं। और फ्लैग की लेंथ जिसे हमने H मान रखा है ये आया 7.32 मीटर। आ गया, बहुत बढ़िया, मिटाए। अच्छा ये लिख लेना, ये एग्जाम्पल 4 था, मैं लिखना भूल जाता हूँ, ये एग्जाम्पल 4 था बेटा, ठीक है। अच्छा अब है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ये मान लेते हैं टावर है कोई, ये टावर है AB, ये किसी लेवल्ड ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, हाँ टावर। शैडो on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree and when it is 60 degree। तो सन का एल्टीट्यूड देखो, सूर्य जब इधर से रहेगा, इधर से सन है, ये सन है, इसकी लाइट जब पड़ेगी तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा, ये रिफ्लेक्शन आएगा, ये बेटा हो जाएगा इसका शैडो। आप लोगों ने देखा है ग्राउंड पे आप खड़े हो जाओ, इधर से सन, आपका जो शैडो बनेगा यहाँ बनेगा, मुंह इधर हो जाएगा, हाँ पैर इधर, ऐसे शैडो बनेगा, ये आपका शैडो बनेगा, ठीक है। यहाँ से सनरेज आएंगे तो इसका शैडो जब 60 डिग्री था
एक तो हो गया 60 डिग्री, और फिर एक बार जब 30 डिग्री हो रहा है इस सन के रेस से इस टावर का, जब शैडो 60 डिग्री और 30 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 40 मीटर। मतलब जब 60 डिग्री था तब जितना था उससे 30 मीटर अधिक, 30 मीटर ये 40 मीटर, सॉरी 40 मीटर, ये लेंथ 40 मीटर बढ़ जा रही है, 40 मीटर हो नहीं रही है। ध्यान से समझना। पहले ये सन रेस आई, इसका रिफ्लेक्शन, इसका शैडो बन रहा है यहां पे, मान लेते हैं इसे सी पे, बीसी। तो इस बार शैडो, लेंथ ऑफ शैडो क्या हो जाएगा टावर का, बीसी। और फिर जब 30 डिग्री हो रहा है तो ये मान लेते हैं डी, तो ये क्या हो जाएगा, बीडी। तो बीडी 40 मीटर नहीं है, 40 मीटर बढ़ जा रहा है, मतलब जितना था उससे 40 मीटर और बढ़ जा रहा है। ये दिया हुआ है 40 मीटर। क्लियर है? क्लियर? अच्छा, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये हमें फाइंड करना है, एच। हाइट ऑफ टावर हम मान लेते हैं एच है, तो यही हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड करना है। पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पे ये भी लेंथ हमें नहीं पता है। अगर ये छोटा सा ट्रायंगल लेंगे ये बी सी, तो इस ट्रायंगल में ये लेंथ हमें नहीं पता है। मान लेते हैं इसे, ये कोई लेंथ है एक्स, ये मान लेते हैं एक्स। पहले तो हम एक्स और एच का रिलेशन निकाल लेते हैं, एक्स एच का कितना टाइम है या एच एक्स का कितना टाइम है। ठीक है, एक्स हमें नहीं फाइंड करना बेटा, कभी कभी एक्स भी फाइंड करने के लिए कहेगा किसी क्वेश्चन में, यहाँ हमें एक्स नहीं फाइंड करना है। ध्यान से समझो, हमें एच निकालना है, तो हम एक्स को लिखेंगे किसके टर्म में, एच के टर्म में। क्लियर? अच्छा, ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ ये 60 डिग्री, इसके लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, या सी बी लिख लो। 1030 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है एच, ये कितना है एक्स, यहाँ से एक्स इधर करो, √3x इज इक्वल टू एच। चाहो तो यही रख दो, एक्स की वैल्यू आएगी, लेकिन एक्स की वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, तो हम क्यों निकालेंगे, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन √3, एच अपॉन √3। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन √3। चाहो तो आप एच इज इक्वल टू √3x भी यूज कर सकते हो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं पूछा है बेटा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में सीधे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो केवल एच निकालना है, तो हम एक्स क्यों निकालेंगे, समझ रहे हो। एक्स को हमने लिख लिया एच के टर्म में। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। देखो यहाँ पे ये 30 डिग्री, ये होगा परपेंडिकुलर एच, ये होगा बेस, बेस होगा इस बार बी डी, सी डी नहीं बेटा, बी डी, ये बेस होगा। राइट ट्रायंगल पूरा बनना चाहिए, डी यहाँ है। अगर आप यही कर रहे हैं तो ये राइट ट्रायंगल कहाँ बना ये एंगल आ जाएगा, ये ट्रायंगल आ जाएगा, ये नहीं है, ये तो यहाँ पे है कहीं सुई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो, ये अगर 40 है और ये x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40 प्लस x। हम लिख ले बी डी इज इक्वल टू डी सी प्लस बी सी। डी सी है हमारे पास 40 मीटर और ये है x, तो बी डी की वैल्यू आ गई 40 प्लस x। ठीक है, आया। फिर यहाँ ये परपेंडिकुलर, ये बेस 10 लगेगा, 1030 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन, ये क्या है बी डी, या डी बी लिख दो, बी डी। ठीक है, अच्छा 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी एच, बी डी कितना आया 40 प्लस एक्स, वो सही है 40 प्लस एक्स। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 40 प्लस एक्स 1 में मल्टीप्लाई होगा, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 एक्स। अच्छा, यहाँ से एक्स को इधर भेज दो, तो 40 इज इक्वल टू √3 एच माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखो एक्स की वैल्यू है, x इज इक्वल टू एच अपॉन √3, तो ये वैल्यू x की यहाँ हम रख देंगे, ये हो जाएगा 40
इज इक्वल टू √3h माइनस h अपान √3। देखो यहाँ से h एक सिंगल वेरिएबल बना और इसी की वैल्यू हमें निकालनी, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो √3 हो जाएगा एलसीएम, 40 इज इक्वल टू √3 एलसीएम, इस √3 का इसमें मल्टीप्लाई 3h माइनस ये h, तो 40 इज इक्वल टू हो गया 2h अपान √3, √3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इधर आएगा डिवाइड, तो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 40 इंटू √3 अपान 2 2 से काट दो 20 टाइम, ये हो गया 20 √3। अब √3 की वैल्यू अगर दी रहेगी तो रखना, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा। 20 √3 इज द हाइट ऑफ टावर। क्लियर? क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। अगर रखना हो तो रख लो, 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 मीटर। चलो इस 0 से एक डेसिमल कम हो जाएगा, छोड़ देते हैं, 2 2 जा हो गया 4, 2 3 जा 6, अब डेसिमल जो 3 था वो 2 प्लेस पे, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, 34.64 मीटर ये हाइट ऑफ टावर। क्लियर? लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, या एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको समझा रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो परेशान मत होना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर tall building from the top of multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-storied building and the distance between two buildings. Find the height of building, multi-storied building. देखो एक बिल्डिंग यहाँ है छोटी सी, इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 8 मीटर, 8 मीटर मान लेते हैं, ये ए है ये बी है। अब इसे किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से देखा जा रहा है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कई बहुमंजिला बोलते हैं इसे, तो ये बड़ी होगी, डेफिनेटली बड़ी होगी। यहां से जब ये देखा जा रहा है तो इसके टॉप का एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो मैं बता दे रहा हूं, मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट मैं यहां बनाऊं, ये ए ये बी, ये बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल, यहाँ पे है कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक है, इसकी हाइट हमें नहीं दे रखी है, मान लेते हैं ये है सी डी, ठीक है। दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस ये है, इसे मान लेते हैं हम एक्स है। यहाँ से जब टॉप पे देखा जा रहा है बेटा, तो यहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर इस बार यहाँ है, देखने वाला यहाँ है, यहाँ से जब देखा जा रहा है तो इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कितना बन रहा है भाई, 30 डिग्री, टॉप पर बन रहा है 30 डिग्री, ये बन रहा है 30 डिग्री, ध्यान से देखो, क्या ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ये भी 30 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके फुट को जब देखा जा रहा है, यहीं से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप पर से जब फुट को देखा जा रहा है, इस बिल्डिंग के फुट को देखा जा रहा है, तो ये आ रहा है 45 डिग्री, ये एंगल आ रहा है 45 डिग्री। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। हमसे पूछा है इन्होंने ये डिस्टेंस और ये हाइट, ये डिस्टेंस और ये हाइट। चलो अगर वैल्यू कुछ रखना होगा तो रख लो, मान लेते हैं ये h1 है, ये h2 है, पूरा कितना हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा h1 प्लस h2। चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो एक और कर सकते हैं, पूरी बिल्डिंग की हाइट आप मान लो h, पूरी बिल्डिंग की हाइट आप मान लो h, अगर ये पूरा h है और ये लेंथ आ गई हमारे पास, यहां से a से e मान लेते हैं, ये लेंथ आ गई हमारे पास c, या फिर ये लेंथ आ गई d, तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं,
निकाल सकते हैं, ठीक है। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी ई प्लस ई डी, याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, पहले देखो जहां कम वेरिएबल है वहां से सॉल्व करते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो ये x है, अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, ये 8 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 मीटर। क्या हम इसे निकाल सकते हैं, अगर पूरा h है तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 8 मीटर। तो सही है, लिख लेना आप लोग, लिख लेना। डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। और यहाँ से C इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी माइनस डी ई। तो सी डी माइनस डी ई, सी डी है h, h में से 8 जाएगा h माइनस। कर लेंगे, बहुत बढ़िया, कर लीजिएगा। तो ये हम मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं। अगर ये पूरा h है और ये 8 है, ये पूरा h है, ये 8 है, तो ये कितना होगा h माइनस 8, नहीं आया। ये पूरा h है, ये 8 है, ये कितना होगा, पूरे में से ये माइनस हो जाएगा h माइनस 8। क्लियर है। अच्छा, ये अपोजिट ए ई बराबर बी डी हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल से, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लो, चाहे सी डी बी ले लो, एक ट्रायंगल राइट और बन रहा है सी ई ए, दोनों में से कोई भी ले लो, यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी x की और h की। क्लियर। चलिए तो पहले लेते हैं हम ट्रायंगल सी ई ए। इन ट्रायंगल, या 45 है, ये इजी पड़ रहा है तो ये ले लो ये इजी पड़ रहा है, 1045 1 नहीं, 1045 1, तो ये इजी पड़ रहा है, इसे पहले ले लो। इन ट्रायंगल सी डी बी, चलिए यहाँ 1045, 45 के लिए परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस बी डी, 1045 की वैल्यू 1, यहाँ h, ये x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू h, मतलब जितनी लंबी बिल्डिंग है उतना ही डिस्टेंस है दोनों के बीच। क्लियर। चलो ठीक है, ये तो हम निकाल लिया। फिर लेंगे ट्रायंगल सी ई ए। इन ट्रायंगल सी ई ए, यहाँ देखो है ये 30, तो 10 30 डिग्री, इसके लिए परपेंडिकुलर सी ई अपॉन बेस ए ई, 30 के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये अपॉन ये अपॉन ये, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू सी है हमारे पास h माइनस 8 अपॉन ए है हमारे पास x, ये x इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, दोनों में कर दे रहे हैं गुणा एक साथ। हाँ, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई h में भी होगा और माइनस 8 में भी होगा, तो अंडर रूट 3h माइनस 8 अंडर रूट 3। अच्छा, अब एक काम करो, 8 अंडर रूट 3 को इधर भेज दो और x को इधर, तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 3, इधर माइनस था इधर आया प्लस, 8 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3h, और ये x इधर प्लस था इधर आया माइनस, माइनस x। वो सही है, ठीक। अब इक्वेशन 1 से देखो x की वैल्यू क्या है, h फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू h, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, 8 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3h माइनस h। क्या यहाँ h कॉमन, इसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट 3h माइनस h इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3। भाई कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू, अगर 5 इज इक्वल टू x है तो x इज इक्वल टू 5। हाँ बोलो, इसके इक्वल ही है तो इसके इक्वल ही है, वही की है। यहाँ देखो h कॉमन है, h कॉमन तो बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3। यहाँ से h इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड, 8 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस 1। यहाँ क्या करेंगे, अंडर रूट 3 की वैल्यू रखेंगे, नहीं रखेंगे बेटा। जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रहे रेशनलाइज करो, 1.732 माइनस 1 0.732 आ जाएगा, 0.732 से डिवाइड करना होगा, मुश्किल है ना, वो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इसे रेशनलाइज करते हैं। मैं यहाँ लगा दूं, इसके बाद यहाँ लगा दूं, यहाँ से h इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, रेशनलाइज करने के लिए अंडर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। बहुत बढ़िया, 8 अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, पता है सबको, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3, इसमें 8 से भी है, 8 3 जा 24 प्लस 8 अंडर रूट 3 का 1 में हुआ 8 अंडर रूट 3,
नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, आपको याद होगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी तो रेशनलाइज होगा। ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया 24 प्लस 8 अंडर रूट 3 अपान 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 24 प्लस 8 अंडर रूट 3 अपान 2। अब देखो नीचे 2 है तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो 12 प्लस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ देख लो इज इक्वल टू आया ये 12 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है बेटा, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, या आपकी बुक में देखो, आपकी बुक में बस इसे कुछ नहीं किया है, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया है, ये 12 प्लस 4 अंडर रूट 3 में 4 कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचा है 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, ये लिख दिया है 4 कॉमन 3 अंडर रूट 3, मैं डेसिमल में निकाल रहा हूँ। हाँ चलो 12 प्लस 1.732 होता है, 73 तक ही रखते हैं, ये हो गया 12 प्लस 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 29, 4 1 जा 4 और 2 6, अब इसे ऐड करना ये 18.92 आ जाएगा। अब देखो यही h की वैल्यू है, यही x की वैल्यू है, दोनों पूछा है, आप लोग लिख लीजिएगा। सो द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज इक्वल टू 8.92 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज 8.92 मीटर। देखो दोनों इक्वल, दोनों इक्वल, अगर h आया है 18.92 तो x भी आएगा 18.92, ठीक क्लियर, लिख लीजिएगा, लास्ट में एक लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, ठीक बेटा, बहुत बढ़िया, इसे फिर से देख लीजिएगा, जिसे नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से देख लीजिएगा बैक करके। अब है एग्जाम्पल 7, लास्ट एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी का, इसे करेंगे, पढ़ लूं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज है कोई, ब्रिज के ऊपर से देखा जा रहा है, देखो ब्रिज कुछ इस तरह से बनेगा, ये इधर यहाँ से जाने के लिए और यहाँ इधर, तो इस ब्रिज पर किसी पॉइंट से यहाँ पे आप चलेंगे, अच्छा नीचे से नदी बहेगी, मान लेते हैं ऐसे, ये रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ रिवर है, ठीक है, अभी ऐसे ही बना लो, फिर मैं साइड में बनाऊंगा केवल लाइन से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर, यहां से ये इसके अपोजिट, ये एक साइड ये हो जाएगा रिवर का, एक साइड ये हो जाएगा, मान लो हम ए से देख रहे हैं और ए से देख रहे हैं किसे, रिवर को, या पॉइंट है तो पी मान लो, पी से हम देख रहे हैं रिवर को, इस साइड जब देख रहे हैं तो एक पॉइंट है ए पॉइंट मान लेते हैं बी, रिवर के इस साइड पॉइंट हमने लिया ए, इस साइड लिया बी, यहां से जब देख रहे हैं बेटा तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यहाँ से ऐसे बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये 30 डिग्री बन रहा है, और इधर से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 यहाँ बन रहा है बेटा, आप यहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ है, और इधर से जब देख रहे हैं तो ये दिख रहा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा बोलो 45 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बढ़िया। उसके बाद दिया हुआ है द हाइट, द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, हाइट ब्रिज की ये हाइट ये है 3 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया हो तो इरेज करें। अब देखो हम लोग हैं यहाँ पे, ये पॉइंट है कोई पी ब्रिज पे, यहाँ से ये नीचे रिवर बह रही है, मान लेते हैं ये रिवर है, ये मान लेते हैं रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, एक किनारा ए एक किनारा बी, ये समझ में आ गया होगा, इसी से कर लीजिएगा। और यहाँ से जब इसे देख रहे हैं इस पॉइंट को,
तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। क्या ये भी 30 होगा? बिल्कुल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर यहां से जब इसे देख रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। अब ये राइट ट्रायंगल नहीं है, ट्रायगोनोमेट्री कैसे लगाओगे? अब राइट ट्रायंगल नहीं है, कैसे लगाओगे? तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। और ये है हाइट ऑफ ब्रिज, ये है हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम द बैंक्स। मान लेते हैं ये सी पर है और ये दिया हुआ है 3। बोलो अब क्लियर है? क्लियर है? चलिए इसे इरेज करें। तो हमसे पूछा हुआ है फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, नदी कितनी चौड़ी है ये पूछा है। तो नदी की चौड़ाई तो यहाँ से यहाँ तक ये है विड्थ ऑफ रिवर। मान लो ये x है, ये मान लो y है, तो विड्थ क्या हो जाएगी? x प्लस, हमें x और y दोनों निकालना है। एक काम करते हैं, पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PCA, इन ट्रायंगल PCA ये एंगल बन रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PC अपॉन AC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, PC है 3, AC है x, यहाँ से x इधर, √3 इधर, तो x इज इक्वल टू हो गया 3√3 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे PBC या PCB लिखना, जहाँ राइट एंगल बने वो पीछे। इन ट्रायंगल PCB, यहाँ पे ये 45, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PC बेस BC। tan 45 की वैल्यू 1, PC कितना है 3 मीटर, BC कितना है y, तो यहाँ से y इधर भेज दो, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है। अच्छा, विड्थ ऑफ रिवर पूछा है हमसे, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू x प्लस वाई। x आया हमारा 3√3, y आया 3, यहाँ से 3 चाहो तो कॉमन ले लो, ये हो जाएगा √3 प्लस 1, या 1 प्लस √3 लिखो, इसे दोनों सही है, ऐसे लिख सकते हो 3 1 प्लस √3। ठीक है, ये हो जाएगी विड्थ ऑफ रिवर। यहाँ से √3 की वैल्यू 1.732 रख कर भी आप डेसिमल में इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट में नहीं रखना है तब भी। ठीक है, ये वैल्यू 1.732 रख के भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है, आई होप एक ही एक्सरसाइज है, मैं चेक कर लूँ, बिल्कुल 9.1, और उसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। तो मैं अब इंट्रोडक्शन तो दूंगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का सारा मैंने बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 9.2। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।